हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपकी बात, मैं हूं पुनीत पाठक। रूस और यूक्रेन के बीच में इस वक्त जो हालात हैं वो काफ़ी तनावपूर्ण हैं और कभी भी युद्ध हो सकता है। इस बात की चिंता न केवल भारत को है बल्कि दुनिया के कई देशों को है। लेकिन हमारे देश में इस बात को लेकर चिंता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि यूक्रेन में भारत में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, तकरीबन 18,000 छात्र वहाँ मेडिकल की पढ़ाई के बीच वहाँ फंसे हैं। डर ये है कि वो वापसी कैसे करेंगे क्योंकि फ्लाइट्स की संख्या घट गई। दूसरी तरफ छात्रों के परिजन दूतावास में लगातार फोन कर रहे हैं, लेकिन उनको कहीं से भी ठीक रिस्पांस नहीं मिल रहा, सही ठोस जानकारी नहीं मिल रही। चिंता इसलिए और बढ़ जा रही कि फ्लाइट का किराया 2 से 3 गुना बढ़ गया है, फ्लाइट्स की संख्या घट गई। संकट की इस घड़ी में अब परिजन, केंद्र हो या राज्य सरकार, हर तरफ गुहार लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भी कई सारे छात्र हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। युद्ध के खतरे के बीच परिजनों का हाल क्या है, उन छात्रों की प्रतिक्रिया क्या है, वो क्या चाहते हैं, क्या अब तक इस पर हो रहा है, इन सब पर बात करेंगे। पहले जो मौजूदा हाल, इस पर एक रिपोर्ट देख लें। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध की आहट, खतरे के बीच भारतीयों पर आफत, तनाव से बढ़ती मुश्किल, सुरक्षा को लेकर अपील। नींद भी बिल्कुल नहीं आ रही, बहुत तकलीफ हो रही। मेरा बेटा अच्छा रहे, सुरक्षित रहे, बस डर लग रहा है और रात में नींद नहीं आ रही है, खा नहीं पी पा रहे हैं। सरकार से उम्मीद करते हैं कि मेरा बेटा सही कुशल घर आ जाए। रूस और यूक्रेन में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। तनाव के बीच युद्ध की आशंका भी गहरा रही है। संकट को भांपते हुए भारत समेत लगभग सभी देशों ने अपने नागरिकों और छात्रों को यूक्रेन से वापसी की एडवाइजरी जारी कर दी है। खबर के मुताबिक वहां पर 18,000 से ज्यादा भारतीय बच्चे पढ़ रहे हैं। लिहाजा केंद्र सरकार के सामने इन भारतीय छात्रों को यूक्रेन से सुरक्षित निकालने की बड़ी टेंशन है। युद्ध की आशंका को देखते हुए यूक्रेन में रहकर पढ़ाई करने वाले छात्रों के परिजनों की चिंता इन दिनों काफी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश के सैकड़ों छात्र यूक्रेन की अलग अलग मेडिकल यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई कर रहे हैं। इनमें से 60 तो केवल इंदौर से हैं। डीएवीवी के प्रोफेसर डॉक्टर अखिलेश राव के बेटे प्रणय राव पिछले 4.5 साल से यूक्रेन की टर्नोपिल यूनिवर्सिटी से मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। प्रणय राव ने यूक्रेन से वीडियो जारी कर बताया कि उनके साथ पढ़ने वाले यूएसए, कनाडा, इजराइल और यूके के छात्र पहले ही यहां से जा चुके हैं। इसी तरह रीवा के प्रज्वल तिवारी भी यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। इन छात्र छात्राओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित परिजनों ने सरकारों से मदद की गुहार लगाई है। इस मामले में मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि सभी छात्रों को सुरक्षित वापस लाया जाएगा। 4-5 दिन से न तो खाना सोना सब मुश्किल में है, हम लोग परेशान हैं। यही चाहते हैं कि लड़का सकुशल अपने देश वापस लाया जाए। सरकार से उम्मीद करते हैं कि मेरा बेटा सही कुशल घर आ जाए। मामा मेरी मदद करे ताकि मेरा बच्चा सही कुशल घर आ जाए। केंद्र सरकार सभी तरह की चिंता कर रही है और हमने भी बातचीत की है और जो मध्य प्रदेश के बच्चे हैं उनको भी सुरक्षित आने का मौका मिल सके, इसकी पूरी विदेश मंत्रालय ने व्यवस्था की है। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ से करीब 50 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इन छात्रों के परिजन बेहद परेशान हैं। बलरामपुर जिले के कुसमी इलाके के 2 छात्र सुभाशीष मिश्रा और रविकांत मैत्री यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। दोनों छात्रों के परिजनों का बुरा हाल है। मेरा बेटा जो है वहाँ रहने से हमारा पूरा परिवार चिंतित है। हम लोग खाना पीना और वो सब त्याग दिए हैं। कोशिश कर रहे हैं कि भारत सरकार के पास ये बात पहुँचे आपके माध्यम से और हमारे बच्चे को सकुशल यहाँ पर आ जाए। राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से उम्मीद है कि वो जितने भी बच्चे इंडियन के पढ़ रहे हैं, एमबीबीएस करने के लिए गए हैं, इंजीनियरिंग करने के लिए गए हैं, तो उन्हें लाने के लिए उचित व्यवस्था किया जाए। तो हमारे केंद्र सरकार से अनुरोध है कि बच्चे लोग को घर तक सकुशल पहुँचाने का व्यवस्था किया जाए
क्योंकि वहाँ खाने पाने पीने सब चीज़ में परेशानी हो रहा है ना, फ्लाइट बंद हो गया है। इस बीच अच्छी खबर ये कि यूक्रेन में फंसे मरवाही के 2 छात्र सलिल राय और शुभांश राय सकुशल दिल्ली लौट आए हैं। इधर राज्य सरकार भी यूक्रेन की स्थिति पर केंद्र सरकार से बातचीत कर रही है। पालकों की अपील पर उन्हें मदद का आश्वासन दिया गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जहां से भी ऐसी कोई बात आएगी, हम लोग विदेश मंत्रालय के माध्यम से निश्चित रूप से अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए हम लोग जो अपना काम है वो पूरा करेंगे। भारत सरकार को तो स्वयं ही इसमें संज्ञान लेना चाहिए। सभी राज्यों से रिपोर्ट लेना चाहिए कि कहाँ बच्चे, किन किन राज्यों में के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, और इनको खुद भी संज्ञान लेकर काम करना चाहिए। क्योंकि देखा गया कि पिछले जब कोरोना काल में भी बहुत से बच्चे फंसे हुए थे, लेकिन भारत सरकार ने बहुत देर में संज्ञान लिया। कुल मिलाकर जिस तरह रूस और यूक्रेन के हालात हैं, उसमें जंग की आशंका के बीच अब दुनिया के बाकी देशों के साथ साथ उसका भारत पर असर पड़ना तय दिखता है। बहरहाल रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध होगा या टलेगा, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं, पर हालात का इशारा जिस तरफ है वो कतई सामान्य नहीं है। ऐसे में यहाँ पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। उन्हें अपनी शिक्षा और सुरक्षा दोनों को लेकर डर सता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो किसी भी 2 देशों के बीच युद्ध का असर केवल उन 2 देशों पर नहीं पड़ता, बल्कि आजकल जिस तरह की ग्लोबल व्यवस्थाएं हैं, जिस तरह से ग्लोबल एक दूसरे पर हम डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं, उसमें काफ़ी कुछ प्रभावित होता है, काफ़ी कुछ दांव पर लग जाता है। और ऐसा भारत के साथ भी है। अगर ये युद्ध की स्थिति बनती है, जो ईश्वर करे अगर टल जाए तो बहुत बेहतर हो, लेकिन अगर इस तरह के हालात जो इशारा करते हैं वैसी आशंका अगर सच साबित हुई तो भारत पर एक नहीं कई सारी चिंताएं या कई सारी चुनौतियां जाहिर तौर पर सामने आ जाएंगी। सबसे बड़ी पहली चुनौती अपने यहाँ के नागरिकों को सुरक्षित निकालने की है, उनको बचा कर लाने की, और उनमें भी जो छात्र बताए जाते हैं उन छात्रों की वापसी की। हालांकि वतन वापसी को लेकर, छात्रों को लाने को लेकर केंद्र ने भी पॉजिटिव संकेत दिए हैं। जितने नेताओं से मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में अधिकारियों से हमने बातचीत की, सबका कहना है कि वो अपनी तरफ से अपनी भूमिका निभाएंगे ताकि बच्चे सुरक्षित वापसी कर सकें। आज अगले 1 घंटे तक हम उन छात्रों से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, साथ ही साथ उन नेताओं को भी इस मंच के ऊपर जोड़ने की कोशिश करेंगे जो ऐसी स्थितियों में, पोजीशंस में हैं, जो इन छात्रों को वापस लाने में या उनके परिजनों को ये सुख भरी खबर सुनाने में कि कैसे इनकी वापसी हो सकती है, मददगार साबित हो सकते हैं। तो बिना देर किए हम आज आपकी बात में इस पैनल से आपको जुड़वाएंगे और जुड़ करके हम सीधे उनसे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि हम किस तरीके से और क्या उन बच्चों की मदद कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्या उनकी स्थिति ये भी जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हम अपने पैनल के ऊपर 5 लोगों को जुड़ा देख रहे हैं। सुशील आनंद शुक्ला साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ के संचार प्रमुख हैं, स्वागत है आपका। साथ में शंकर लालवानी साहब हैं, एक बहुत ही जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, इंदौर से हमारे साथ में जुड़े हैं। हमारे साथ डॉक्टर अखिलेश राव, यूक्रेन में फंसे हुए एक छात्र के पिता हैं, उनको भी हम नमस्कार करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ में प्रणय राव, यूक्रेन में फंसे हुए एक स्टूडेंट हैं, वो भी अगर मुझे सुन पा रहे हो तो वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और परमेश्वर मिश्रा साहब है, ये भी एक स्टूडेंट के पिता हैं जिनके बच्चे जो हैं यूक्रेन में इस वक्त फंसे हुए हैं। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा, हमारे साथ में यूक्रेन से जो छात्र जुड़े हुए हैं, अरुणव, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अगर सुन पा रहे हैं तो आप मुझे बताएं कि क्या स्थिति इस वक्त वहां पर है। एक्चुअली मेरी सिटी वेनेत्सिया नाम की है जी। तो हमारे सिटी में तो कोई पैनिक का माहौल नहीं है अब तक। हालांकि आज न्यूज हम लोगों ने सुना कि लुहांस और दोनेत्स्क के जो रीजन है वहां पे अटैक हुआ है, तो थोड़ा मतलब माइंडसेट पेरेंट्स का पैनिक मोड में है, पर ऐसे सिटी में हमको कोई पैनिक का निशान नहीं दिख रहा एक्चुअली। जी, लाइफस्टाइल नॉर्मल है। आप भारत के किस शहर से हैं, किस प्रांत से हैं और कब से वहां पर पढ़ रहे हैं? और जो स्थितियां डे टू डे चेंज हो रही हैं, जिसको हम यहां पर बैठकर पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, या रिपोर्ट्स को हम देख रहे हैं, हम लोगों को बड़ी चिंता है आप सारे स्टूडेंट्स की। इस समय वहां हालात क्या है, आपने अपने शहर की बताएं, लेकिन ओवरऑल आपको क्या सूचनाएं हैं और आप कहां से इंडिया में? जी, मैं अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से हूँ जी।
और मैं यहाँ पिछले 4 सालों से पढ़ाई कर रहा हूँ मेडिसिन की। और एक्चुअली ये जब से कॉन्फ्लिक्ट चालू हुआ है तब से बहुत पैनिक माइंडसेट है पेरेंट्स का, और मीडिया की तरफ से भी बहुत फियर मॉन्गरिंग एक तरह से कर रहे हैं। मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ किसी को, पर पेरेंट्स थोड़ा पैनिक्ड है। पर वैसा माहौल हमको महसूस नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी डेंजर हमें फील नहीं हो रहा पर्सनली। और एम्बेसी से भी हम कांटेक्ट में हैं, एम्बेसी भी हमको दे रहे हैं डायरेक्शंस कैसे हैंडल करना है सिचुएशंस को। और अगर कुछ भी डेंजरस होता है हमें या आसपास कहीं भी, तो हम जरूर इवैक्यूएट करेंगे। पर अभी क्या है प्रॉब्लम, इवैक्यूएशन में फ्लाइट्स की कमी है, तो थोड़ा वो इशू एक है जिसे करना पड़ेगा हैंडल अच्छे से। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। अर्णव, आपकी बातों से हम सबको बहुत ही राहत मिली है, क्योंकि पिछले दिनों आपको भी शायद आपने देखा होगा इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि कुछ वीडियोस हैं स्टूडेंट्स के हैं, और जो गुहार लगा रहे हैं कि आप हमारी वापसी कराएं, और ये भी कह रहे हैं कि बाकी सारी कंट्रीज के स्टूडेंट्स वहां से इवैक्यूएट कर चुके हैं, वहां से जा चुके हैं। क्या आपके जो साथी बाकी के देशों के वो वहां पर हैं, आपके साथ मौजूद हैं, या वो अपने अपने देशों में चले गए हैं? जी नहीं, मेरे साथ तो जितने भी मेरे क्लासमेट्स हैं सब यही हैं। हालांकि वो सारे प्लानिंग कर रहे हैं इवैक्यूएट करने की इन केस अगर कुछ भी होता है तो, पर हमको ऐसा कोई डेंजर फील नहीं हो रहा है। ऐसा अभी कोई मैं पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी है जो ये न्यूज सेगमेंट देख रहे हैं कि प्लीज आप लोग इतना डरिए मत, जितना दिखा रहा है वैसा कुछ है नहीं। और अगर ऐसा कुछ होता है तो हम जरूर इवैक्यूएट करेंगे, और मैं विश्वास करता हूं कि हमारी एम्बेसी भी उसमें जरूर हेल्प करेगी हम। चलिए, आपकी बातों से मैं फिर कहूंगा कि बहुत राहत है, क्योंकि आज का ये पूरा प्रोग्राम ही स्टूडेंट्स की सुरक्षा को लेकर के IBC 24 पर हम कर रहे हैं। डॉक्टर अखिलेश राव यूक्रेन में उनके पुत्र फंसे हुए हैं। डॉक्टर राव, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, कुछ वीडियोज हमने देखे थे, और जाहिर तौर पर अभी जैसे अर्णव हमको बता रहे हैं, आप भी थोड़ा रिलैक्स हुए होंगे कि इतने बुरे हालात नहीं है। बिल्कुल, मैं आपको पूरा सुन पा रहा हूँ जी। और जैसा इस छात्र ने बताया उससे बहुत रिलैक्सेशन मुझे भी हुआ है। और मेरी बात भी बेटे से हुई थी आज दोपहर में भी, तो उसका भी यही कहना है कि वहाँ के हालात बहुत सामान्य हैं, और हमें सारी जानकारी पापा आप लोगों से मिल रही है। मतलब वहाँ की जो उनकी दिनचर्या है बहुत जन सामान्य जैसी गुजर रही है, उन्हें किसी प्रकार का कोई भय या तनाव का वातावरण उनके पास है नहीं। डॉक्टर, आपके बेटे कब से वहां पर हैं यूक्रेन में, कहां पर हैं, और क्या उनका नाम है, थोड़ा बताएंगे उनके बारे में, किस शहर में है वो? जी, मेरा बेटा प्रणय राव है, और 2017 से वहाँ वो मेडिकल की पढ़ाई करने गया है। और वहाँ की जो कैपिटल है कीव, वहाँ से 650 किलोमीटर वो टर्नोपिल यूनिवर्सिटी में है। टर्नोपिल वहाँ का एक बड़ा शहर है, वहाँ पढ़ रहा है। अभी तक उसके 9 सेमेस्टर हो चुके हैं और 3 सेमेस्टर बाकी हैं उसके भी। जी, अगर हम गलत नहीं तो हमने एक वीडियो भी उनका देखा था, जो काफ़ी सारे लोगों ने देखा होगा। तब से लेकर अब तक, इस वीडियो के बाद से लेकर अभी तक, क्या परिस्थितियों में सुधार आया? क्योंकि एक चिंता ये थी कि अधिकारियों से शायद उनका प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, उनके साथी चले गए। हाँ, पहले कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था उसके अधिकारियों से, पर मैंने अभी 2 दिन पूर्व माननीय यशस्वी सांसद मेरे बीच में बैठे हुए हैं, आदरणीय शंकर लालवानी जी, इनसे अनुरोध किया कि भाई साहब मेरा बेटा वहाँ है और मैं काफ़ी चिंतित हूँ। तो भाई साहब ने जो एक जन चेतना जगाई है मीडिया के माध्यम से, और मंगलवार को भाई साहब यहाँ, सोमवार को यहाँ थे, और बुधवार को वहाँ पहुँच गए। विदेश मंत्रालय में बात करी, और इंदौर के लिए मैंने बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इनने यहाँ की जनसामान्य की जो घटनाएं हैं इनको अपनी घटना समझकर अच्छे से ट्रीट करते हैं। और मुझे भी कहा कि डॉक्टर साहब आप चिंता नहीं हो, मैं 24 घंटे आपके साथ हूँ। और इनके प्रयासों से आज मैंने देखा कि फ़्लाइटों की संख्या भी बढ़ गई है, और वहाँ से प्रतिबंध भी हटा दिया गया भारत सरकार ने। तो मैं मीडिया और हमारे जनप्रतिनिधि आदरणीय लालवानी साहब, आदरणीय सिंधिया जी, तुलसी सिलावट जी, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मैं उस धरा से हूं
भारत की धरा से जो पुण्य भूमि है, देवभूमि है, हम लोग वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले हैं, शांति के पक्षधर हैं, प्रेम के पक्षधर हैं। तो मैं परमपिता परमेश्वर से निवेदन करूंगा आप सबके माध्यम से कि हे प्रभु, इस युद्ध की विभीषिका को टालें। मेरा बेटा ही नहीं, देश के और भी बेटे वहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि युद्ध की जो विभीषिका है वो हो तो जाती, पर उसके पीछे कई ऐसे दाग, कई ऐसी हमें छोड़ जाती है कि हम परेशान होते रहते हैं। और आजकल रासायनिक और जैविक हथियारों का जो युद्ध होगा, हम उसे सदियों तक नहीं फुला पाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि युद्ध ना हो और मेरा बेटा भी अच्छे से रहे। और सभी माँ बाप से मेरा आग्रह है कि ईश्वर और सारे जनप्रतिनिधि और सरकार हमारे साथ हैं, तो आप सब लोग निश्चिंत रहें, बहुत अच्छा होगा, हो ही वही जो राम रुचि रखा। चलिए, यही इस कार्यक्रम का मकसद भी है कि अगर पैनिक है तो वो दूर हो जाए, अगर व्यवस्थाएं हैं तो उसके बारे में लोगों को पता चले और सही इन्फॉर्मेशन रहे, कोई गलत जानकारियां लोगों के बीच में फैलकर स्थितियां न बिगड़ें। शंकर लालवानी जी, सांसद महोदय, भारतीय जनता पार्टी से इंदौर से जुड़े हैं और इंदौर से 60 के आसपास स्टूडेंट बताए जाते हैं। लालवानी साहब, पहले तो साधुवाद, जो भी प्रयास हुआ आपकी तरफ से, जो भी प्रयास हो रहा है जिन किसी की भी तरफ से, चाहे वो किसी भी पक्ष में हो, वो बड़ा साधुवाद की बात है, क्योंकि छात्र बच्चे भारत के हैं, किसी भी प्रांत के हों या किसी भी शहर के हों। लेकिन इंदौर के स्टूडेंट्स के बारे में क्या सबकी खैर खबर, सबकी कुशल क्षेम पता है? पेरेंट्स को ये जानकारियां पहुंच रही हैं? जी बिल्कुल, जो जो संपर्क में आए और जिन जिन के बच्चे वहाँ हैं, मेरी वहाँ हाई कमिश्नर से भी बात हुई और जैसे ही मुझे इंदौर में राव साहब और बाकी लोगों ने संपर्क करा और उनकी बातचीत से जिस प्रकार का वातावरण लगा, मुझे जरूर लगा कि अभिभावकों में बहुत तनाव की स्थिति है। और स्वाभाविक है, जब अभिभावक इतने दूर रहते हैं, बच्चे वहाँ हैं, तो जिस प्रकार के हालात हम देख रहे थे, तो अभिभावकों में इस प्रकार का पैनिक होना सही है। और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने माननीय विदेश मंत्री जी को भी पत्र करा, मेल करा। फिर मुझे लगा कि मुझे व्यक्तिगत तौर पर जाना चाहिए और बातचीत करना चाहिए पूरे हालात को लेकर। और मैं वहाँ गया और विदेश मंत्रालय के उन सभी अधिकारियों से मिला जो इस स्थिति को नजर रखे हुए हैं और उनसे पूरी विस्तृत चर्चा भी हुई। उन्होंने पूरा वाकया बताया और ये भी कहा कि हमने एडवाइजरी जारी करी थी निकलने की, पर वो यानी कंपलसरी नहीं था, वो ऑप्शनल था कि जिनको जरूरी नहीं हो वो आना चाहिए उनको। कुछ देशों के बच्चे जरूर वहां से चले गए हैं, उन्होंने उनकी एम्बेसी ने उनको जाने के लिए कहा है। हमारी एम्बेसी ने उनको कहा है कि आवश्यक नहीं हो तो जाना चाहिए। पर जब मेरे बच्चों से बात हुई तो बच्चों ने ये कहा कि चूंकि उनके साथ दो बातें थी जो उनकी बातचीत में मुझे लगा। एक तो उनका कहना था कि हम अगर जाते हैं तो ये ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ऑफलाइन है, प्रैक्टिकल है, कॉलेज में रहना पड़ेगा, तो जितने समय के लिए हम जाएंगे वो समय फिर हमें यहाँ देना पड़ेगा। और दूसरा, वहां पर अगर जितने दिनों के लिए हम जाएंगे हमें फिर फीस भी लगेगी, तो फीस को लेके, समय को लेके। और तीसरी जो बात मुझे ये खुल के तो उन्होंने नहीं बताई, लेकिन जो मैं समझ पा रहा था कि फ्लाइटें बहुत कम है, लोड ज्यादा है, तो फ्लाइटों की चूंकि टिकट का रेट बहुत ज्यादा हो गया था, वो भी एक मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बहुत ही बोझ होगा। तो इन सब बातों को लेकर मैंने विदेश मंत्रालय से बात की। उन्होंने ये जरूर कहा था कि हम आज, यानी कल की बात बता रहा हूँ, कल सवेरे जब मैं मिला था उनसे तो उन्होंने बोला आज ही हमारी एयरलाइंस वालों के साथ मीटिंग है और एयरलाइंस वालों से मीटिंग करके हम प्रयास करेंगे कि ज्यादा एयरलाइन चलाई जाए ताकि जो आना चाहे उनको आए और टिकट भी उन दामों पे मिले। एयरलाइंस वालों का एक इशू था कि पहले टू वे ट्रैफिक था, लेकिन इस पैंडेमिक के कारण वहां, यहाँ से कोई वहां जाना नहीं चाहता है, तो हमें फ्लाइट पूरी खाली ले जाना पड़ती है और हमें वन साइड ही पूरा लोड मिलता है। तो इसलिए एयरलाइंस वाले भी कम जा रहे थे, लेकिन विदेश मंत्रालय ने उनके साथ बैठक करी और मुझे बताते हुए खुशी है कि उन्होंने सहमति दी है कि नंबर ऑफ फ्लाइट बढ़ाएंगे। इस बीच में विदेश मंत्रालय ने हमें यह भी बताया था कल ही कि हम एक कंट्रोल रूम एम्बेसी में वहां खोल रहे हैं, भारतीय दूतावास में, और एक कंट्रोल रूम भारत में भी खोल रहे हैं। तो ये दोनों कंट्रोल रूम 24 आवर वर्क ही रहेंगे, टोल फ्री रहेंगे। तो और वहां के हमारे एम्बेसी ने हमारे पहले हो सकता है एक आध दिन में संपर्क नहीं हुआ,
लेकिन बाद में सभी भारतीयों से हमारे एम्बेसी का पूरा संपर्क है और वो संपर्क में है और किसी सभी स्थितियों को नजर रखे हुए हैं। चलिए, बहुत राहत मिल रही है लोगों को और ख़ास तौर पर पेरेंट्स को, क्योंकि आपने पैकेज में सुना होगा, रिपोर्ट में देखा होगा कि माताओं का स्पेशली क्या हाल है, सारे बच्चों का, सब बहुत खबरों को सुनकर के चिंतित हो गए थे। सुशील आनंद शुक्ला साहब हैं, छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी के एक जिम्मेदार पदाधिकारी, संचार विभाग के प्रमुख हैं। सुशील जी, छत्तीसगढ़ के बच्चे सुरक्षित हैं? एक बच्चा तो हमारे साथ यहाँ मौजूद है, एक स्टूडेंट के साथ साथ बाकी स्टूडेंट के पेरेंट्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिन भर हमने बहुत प्रयास किया कि हम एक डेटा कंसोलिडेट एक जुटा पाएं कि एक्चुअली कितने बच्चे हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। सबसे पहले शायद उसकी आवश्यकता पड़ेगी, तभी हम उन सब से क्रॉस चेक कर पाएंगे कि वे सब सुरक्षित हैं कि नहीं, और अगर वे वापसी चाहते हैं तो उनकी व्यवस्था कैसे होगी। क्या इस पक्ष में पूरी जानकारियां हैं, प्रयास हैं? निश्चित तौर पे पुनीत जी, बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे पहले तो मैं आईबीसी को साधुवाद दूंगा कि इस महत्वपूर्ण विषय को आपने उठाया और आवश्यक है। सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार इन बच्चों की सुरक्षा के प्रति पूरी तरीके से गंभीर है। कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने विदेश मंत्रालय से चर्चा की, अधिकारी लगातार संपर्क में है और छत्तीसगढ़ के लगभग 70 से 80 बच्चे यूक्रेन में है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। उनका पूरा डाटा मंगाया जा रहा है। लेकिन अभी मैं देख रहा था आपके कार्यक्रम में, निश्चित तौर पे मैं अर्णव के साहस की प्रशंसा करूंगा, राव जी की भी प्रशंसा करूंगा, लेकिन मैं शंकर लालवानी जी के प्रयासों की भी सराहना करूंगा। ये सारी चीजें दिख रही हैं, लेकिन आप देखिए इस दरमियान कहीं भी हमको हमारे संघ सरकार के द्वारा, हमारे केंद्र सरकार के द्वारा अभी तक क्या किया जाना था? 1 हफ्ते से अधिक का समय बीत गया, अभी तक तो स्पेशल उड़ानें चला के हमारे इन नौनिहालों को, हमारे इन बच्चों को वापस ले आया जाना था। अभी तक आज की तारीख में जो यूक्रेन के साथ भारत का जो एयर बबल समझौता था, उसमें आज शिथिलता दी गई है। आज से उड़ानों की संख्या बढ़ाने की बात की गई है। अभी भी जो फ्लाइट के रेट हैं, जो 40,000 रुपए रेट था, उसका रेट 2.25 लाख रुपए के ऊपर जा रहा है। तो एक बड़ी फाइनेंशियल दिक्कत है। अभी तक तो केंद्र सरकार के, जब यूरोप ने अपने लगभग सारे बच्चों को वहां से विड्रॉल कर लिया है, यहां तक कि ये भी खबर आ रही कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे राष्ट्र भी अपने बच्चों को वहां से वापस ले आ चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें अपने बच्चों को भी वापस लाना चाहिए। निश्चित तौर पे क्या हमें इंतजार करना चाहिए कि स्थितियां जब और बिगड़ेगी तब हम अपने बच्चों को लाएंगे? इन बिगड़ती हुई स्थितियों को क्यों इंतजार किया जाए? बच्चों को वापस लाना चाहिए, उनका जीवन सुरक्षित हो। जो माओ की चिंता है, मैं समझता हूं कि बहुत ही जायज चिंता है, लेकिन दुर्भाग्य कि अभी भी हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री पंजाब में, उत्तराखंड में जाकर कांग्रेस को गाली बक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे हिजाब खेल रही है। हमारे बच्चे वहां यूक्रेन में तनावग्रस्त हैं, हमारी माएं यहाँ परेशान हैं। इन सारी चीजों से निपटना चाहिए। एक राष्ट्र के रूप में हम एक सक्षम राष्ट्र हैं, एक सक्षम देश है। मैं समझता हूं कि 18,000 बच्चों को यदि हमारी केंद्र सरकार इच्छा शक्ति दिखाए तो हम 2 से 3 दिन में वापस ला सकते हैं। देखिए, इसी जब कोरोना का समय था, हमारे बच्चे, छत्तीसगढ़ के बच्चे कोटा में फंसे हुए थे। हमारी सरकार ने यहां से स्पेशल बसें भेज के उन बच्चों को वापस बुलाया था। इस प्रकार की इच्छा शक्ति दिखाने की आवश्यकता है। यदि यूक्रेन में लड़ाई छिड़ जाती है, वहां की स्थिति बदतर हो जाती है, उस समय आप हाथ मलते रहेंगे। उससे ज्यादा अच्छा है कि समय रहते कोई निर्णय लिया जाए, इन बच्चों को वापस बुलाया जाए। और अभी तक केंद्र सरकार ने क्या पहल की? आज 7 दिन बाद तो आपने एयर बबल का जो हमारा समझौता था उसमें शिथिलता बरती, जबकि आपके हाथ में था। अभी तक आप चाहते तो एयरलाइंस अपनी उड़ानों की संख्या बढ़ा चुकी होती। आपने स्वयं अपने खर्च में इन बच्चों को वापस लाना चाहिए। ये इसकी चिंता हम एयरलाइंस को बोल रहे हैं कि उसमें फेयर में कुछ राहत दे। ये क्या बात हुई? ये बात तो समझ के परे है। आपको इस समय स्थिति बहुत ही ज्यादा पैनिक है। बच्चों के जीवन सुरक्षित, उनको यहाँ पे ले आना पहली प्राथमिकता होना चाहिए। ठीक है, किसी शहरों में वहाँ पे हालात सामान्य है, जैसा अर्णव जी बता रहे थे कि पैनिक की स्थिति नहीं है, हम लोगों को कोई समस्या नहीं है। लेकिन यदि स्थिति बदतर होगी, यूरोप जैसे राष्ट्र, यूरोप के सारे राष्ट्रों ने अपने बच्चों को विड्रॉल कर लिया, पाकिस्तान अपने बच्चों को वापस बुला चुका है, बांग्लादेश अपने कुछ बच्चों को वापस ला चुका है, तो भारत सरकार हाथ में हाथ धरे क्यों बैठी हुई है? ठीक है, सरकार कब जागेगी? ये महत्वपूर्ण है पुनीत जी। ठीक है, आपकी बात का मैं उत्तर लूंगा शंकर जी से, अगर वे उत्तर इसका देना चाहेंगे। लेकिन हमारे साथ एक और पेरेंट हैं, परमेश्वर मिश्रा साहब। परमेश्वर जी, हालांकि बहुत राहत हमको मिली है, जैसे अरुणम ने हमको बताया कि स्थितियां वैसी विकट नहीं हैं जिस तरह की विकट परिस्थितियां, लेकिन उतनी अच्छी भी नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम खबरों, रिपोर्ट्स को न केवल देख पढ़ रहे हैं बल्कि सैटेलाइट इमेजेस भी मिलती हैं और वो झूठ नहीं बोलती इस समय। लेकिन स्टूडेंट बता रहे हैं कि इतने बुरे हालात नहीं हैं।
आपके बच्चे कहाँ पर हैं, कब से पढ़ रहे हैं, उनकी आपसे बातचीत हो रही होगी, वहाँ क्या हालात हैं उस शहर में जहाँ आपके बच्चे हैं? सबसे पहले तो मैं IBC 24 के आपके पूरे टीम को और यहाँ बलरामपुर से अपने अरुण सोनी जी को मैं सत सत नमन और धन्यवाद देता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से हमारे आवाज को भारत सरकार तक पहुँचाने का जो काम कर रहे हैं, हम लोग इसको कभी नहीं भूल पाएंगे। रही बात पैनिक होने का या नहीं होने का, किसी का कलेजे का टुकड़ा जाकर के विदेश में 7 समुंदर पार अगर पढ़ रहा हो और पढ़ने के लिए भेजा हो और वहां पर स्थिति ये हो जाए कि युद्ध की स्थिति आ जाए और उसमें अगर कोई बोले कि पैनिक मत हो, तो कैसे पैनिक नहीं हो। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हम वहां पढ़ने के लिए भेजे हैं। मैं उतना सक्षम व्यक्ति नहीं हूं कि मैं उनको बार बार लाऊं, बार बार छोड़ दूं या वो करूं। अगर मेरे को भारत सरकार से ये वो मिल जाए कि भाई आप वहां पर जो बच्चे को रखे हैं, इस तरह का कोई वो नहीं होगा, हम जिम्मेदारी लेते हैं, या होगा तो हम उसको सकुशल वापस लाएंगे। तो हमको ऐसा नहीं है कि हम पढ़ने के लिए उनको क्या कहते हैं भेजे हैं तो बीच में ही ले, हम नहीं चाहते हैं। परंतु माता और पिता का जो हृदय है वो बहुत बच्चे के प्रति वो रहता है। और सबसे सर्वप्रथम तो मैं प्रभु से कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और निवेदन करता हूं, उनसे प्रार्थना करता हूं कि वो इस युद्ध की स्थिति को टालें, युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध से किसी का भला होना नहीं है। उसमें वो दोनों पक्ष का नुकसान होगा और उसमें हमारे जो भारत से बच्चे गए हैं करीब 20,000 के लगभग, जैसे मैं आप ही के चैनल के माध्यम से ही सब सुनते रहता हूँ और सुबह से लेकर के मैंने दूसरे दिन सुबह तक का आंख खोल करके आपके चैनल को इसलिए देखते हैं कि क्योंकि सही जो न्यूज है वो IBC 24 से ही पता लगता है जी। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि हमारा जो आवाज को सर्वप्रथम जो हम बताए और प्रदेश सरकार और भारत सरकार से, वो IBC 24 ही है। इसलिए मैं इनका आजीवन ऋणी रहूंगा, आपका आजीवन ऋणी रहूंगा। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर बच्चे को वहां पढ़ना है, बार बार लाने में वो डिस्टर्ब होंगे, ऑनलाइन होगा, हम भी नहीं चाहते हैं। अगर युद्ध की स्थिति टल जाए और वहां रहे और ना आए तो हमको कोई दिक्कत नहीं। हमसे बात करके जैसे होता है तो बच्चे इतना धैर्यवान है, सहनशील है। मैं प्रणव जी के बात से, प्रणव राय जी के बात से सहमत हूँ, परंतु मेरे को कहीं ना कहीं प्रणव जी के बात में भी अंदर में ये छुपा मिलता है कि मैं अगर पैनिक होऊंगा या मेरे चेहरे पर वो भाव दिखेगा तो मेरे माता पिता के ऊपर क्या गुजरे। ऐसे ही और भी बच्चे हैं जो धैर्यवान सहनशील हैं, जो स्पष्ट बता नहीं पाते हैं और अंदर ही उनको ये गम खाया जा रहा है, ये बात डर कहीं ना कहीं अंदर कोने में दिल में है, दिमाग में है कि कभी अगर देर रात में या सवेरे कहीं कुछ हो जाए तो हम तो जा भी नहीं पाएंगे। जी मिश्रा जी, आपका बच्चा कब से है, कहाँ पर है, थोड़ा सा उस बारे में बताएंगे। सर मेरा बच्चा टर्नोपिल में है, यूक्रेन के टर्नोपिल स्टेट में। टर्नोपिल जो नेशनल यूनिवर्सिटी है उसमें वो अध्ययनरत है, MBBS कर रहे हैं जी। चलिए, तो आप सब समझ सकते होंगे और चूंकि मैं भी एक पिता हूं तो पिता के नाते जो आपकी चिंता है या जिस तरीके की आपकी बात है इसको हम अच्छी तरह समझते हैं सर, और इसीलिए संवेदनशीलता से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को और आपकी मांग पर जो है सांसद महोदय को भी सुनेंगे कि वो क्या इस पर कहते हैं। तो रूस और यूक्रेन के बीच में जो तनाव की स्थिति है, कहीं युद्ध ना हो जाए, इस आशंका से भारत ही नहीं पूरी दुनिया इस समय डील कर रही है, इस समस्या से जूझ रही है कि अगर ऐसा होता है तो बहुत सारी चीज़ें कई सारे देशों में प्रभावित होंगी और इसमें से हमारा देश भी इससे पूरी तरह छूटा नहीं है। बाकी के फैक्टर्स पर तो हम चर्चा ही नहीं कर रहे हैं कि अगर युद्ध जैसे हालात बने तो किन परिस्थितियों में और किन किन हालातों में हमको पढ़ना पड़ सकता है, लेकिन पहले अपने लोगों को सुरक्षित निकालना पहला चैलेंज होता है, चुनौती होती है और इसमें भी अगर छात्र हो तो चिंता डबल हो जाती है, बढ़ जाती है। हमारे साथ में आप पूरा पैनल देख रहे हैं जिसमें एक छात्र हैं जो सीधे यूक्रेन से हमारे साथ में जुड़े हैं, 2 पेरेंट्स जुड़े हुए हैं और कांग्रेस और बीजेपी से 2 बहुत ही जिम्मेदार नेता और जनप्रतिनिधि जुड़े हुए हैं।
शंकर लालवानी साहब भारतीय जनता पार्टी से इंदौर के सांसद हैं, उनको हम काफ़ी एक्टिव देखते हैं और जो भी प्रयास किया साधुवाद उनको कांग्रेस की तरफ से भी मिला। लेकिन एक जो बात है कि जैसे हालात हैं, हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, क्यों नहीं हम उनको फ़ौरन वहाँ से इवैक्यूएट करते हैं या तुरंत सुरक्षित निकालने की पहल करते हैं। ये भारत सरकार से उम्मीद कई सारे पेरेंट्स कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? जी, पहले तो हमारे जो कांग्रेस के मित्र हैं, मुझे उनकी सोच पे बहुत तरस आता है कि जब इतना संवेदनशील मुद्दा पे चर्चा होती है तो उसमें वो राजनीति की बातें करते हैं। राजनीति की बातें करना है तो हमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म में बहुत सारी डिबेट होती है, उसमें हम कर सकते हैं। ये ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर जिस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे थे, मुझे तो बहुत ही आश्चर्य भी हुआ और दुख भी हुआ। जहां तक बात आप कर रहे हैं, मैंने भी पेरेंट्स से भी बात की है, मैंने विदेश मंत्रालय से बात की है और बच्चों से भी बात की है। लगभग जितने भी बच्चे थे उनका ये कहना है कि हमें यहीं पढ़ना है और सरकार ने तो एडवाइजरी जारी करी थी, अगर आप आना चाहते तो आइए, लेकिन बच्चों का कहना है कि हमें यहाँ पढ़ना है। और दूसरा, आज जो मेरी बच्चों से और पेरेंट्स से बात हुई है कि उनका कहना है कि अगर वहां की सरकार से हम बात करें कि ऑनलाइन पढ़ाई हो सकती हो तो हमारा साल खराब नहीं होगा, सेमेस्टर खराब नहीं होगा। मैंने कहा है कि आप ऐसा आवेदन दीजिए जिसमें आप चाहते हैं कि हम ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं तो हमारी सरकार वहां से बात करेगी। इस संवेदनशील मुद्दे पर सरकार बहुत गंभीर है और इसी गंभीरता हमें देख रही है कि हम वहां के हमारे राजदूत सभी भारतीयों के संपर्क में बातचीत हुई है बच्चों से, हमारे भारतीय राजदूत से, और भारतीय राजदूत ने वहां एक कंट्रोल रूम 24 घंटे का खुला है, वो भी टोल फ्री। वही नहीं, हमारे देश में विदेश मंत्रालय ने भी बहुत सक्रियता दिखाते हुए एक कंट्रोल रूम खोला है और टोल फ्री नंबर दिया है और 24 घंटे वो भी चालू है। तो ऐसी स्थिति में सरकार की पूरा ध्यान है, नजर रखे हुए, मैंने पहले ही कहा सरकार हर स्थिति के लिए तैयार है और उन्होंने ये कहा भी है कि जो भी मदद चाहिए हम बिल्कुल करेंगे। और मैंने हमारे अभिभावकों को कहा है कि 24 घंटे हम आपके साथ हैं, आप कभी भी ऐसा न सोचें कि आपके साथ सरकार नहीं है। चलिए, तो एक एश्योरेंस, हालांकि आपने ये भी सुना होगा शंकर जी, कुछ पेरेंट्स हैं हमारे साथ इस मंच पर भी हैं जिनका सेम मानना है कि हम जल्दी से जल्दी वहां से बच्चों को निकाल लें क्योंकि सेफ्टी सुरक्षा का मामला है। सुशील जी लेकिन आपकी बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सुशील जी। नहीं, मेरा देखिए पुनीत जी, मेरा ये कहना है कि अगर आप हमारे एम्बेसी की भी बात हुई है बच्चों से और मेरे स्वयं की बात हुई। जी एक मिनट शंकर जी, आपको रोकना चाहूंगा। सुशील जी पहले कह ले, फिर आपके पास आता हूं। जी सुशील और बच्चे ये चाह रहे हैं कि हम वहां पढ़ें, हम अपना समय नहीं। देखिए पुनीत जी, कुछ एक बच्चों की राय के आधार पर आप पूरे 20,000 बच्चों को वहां पे अधर में नहीं छोड़ सकते। सारी दुनिया ये मान रही है कि यूक्रेन में स्थिति सामान्य नहीं है। यूरोप के लगभग सारे कंट्रीज ने अपने बच्चों को वहां से वापस बुला लिया है। भारत सरकार ने अभी तक क्या किया? ये बोलते हैं हम राजनीति कर रहे हैं, राजनीति इस मंच में नहीं किया जाना चाहिए। निश्चित तौर पे राजनीति का विषय नहीं है। देखिए, इस देश को चलाने के लिए राजनीति ही आवश्यक है और यह आवश्यक है कि यदि आप अकर्मण्यता दिखाएंगे तो राजनीति के माध्यम से आपको आईना दिखाया जाए। सवाल इन 20,000 बच्चों के साथ साथ 1,28,000 भारतीय नागरिकों का है जिनके बारे में तभी चर्चा शुरू नहीं हुई है। इन 20,000 बच्चों के बाद उन नागरिकों के बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। और अभी तक 10 दिन से जब पैनिक की स्थिति बनी हुई है, भारत सरकार ने अभी तक कितनी स्पेशल उड़ानें चालू की, मैं पूछना चाहता हूं। भारत सरकार का यह दायित्व तो नहीं बनता था कि अपने बच्चों को वहां से वापस ले जाए? ठीक है, जो बच्चे नहीं आना चाहते उनको छोड़ दीजिए, लेकिन जो बच्चे आना चाहते हैं, जिनके अभिभावक यहाँ पे तड़फ रहे हैं, कलफ रहे हैं, उन बच्चों को वापस ले आइए। आप एयरलाइंस को बोलते हैं कि फेयर कम कर दीजिए। भारत सरकार का यह क्या दायित्व तो नहीं बनता कि स्पेशल उड़ानें चला के मुफ्त में इन बच्चों को वापस लाया जाए? जब दूसरे देश के लोग अपने बच्चों को ला सकते हैं तो किस चीज का इंतजार किया जा रहा है? भारत सरकार कहां खोई हुई है? देश चलाने का दायित्व तो आपका। आप बोलते राजनीति मत करिए, राजनीति कैसे नहीं की जाएगी? क्यों राजनीति नहीं की जाएगी? हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे अभिभावक वहां पे परेशान है और आप बोलते हैं कि राजनीति नहीं हो। राजनीति होगी,
इसलिए राजनीति होगी क्योंकि आप अकर्मता दिखा रहे हैं। 15 दिन पहले आपको एयर बबल वाले चीज को छूट देना था, उड़ानों की संख्या बढ़ाई जानी थी। अभी तक क्या हुआ? आपने एक कंट्रोल रूम खोल दिया, मुफ्त में कंट्रोल रूम खोल के आसान चला रहे हैं बच्चों पे, अभिभावकों पे। ये गलत है बिल्कुल। इसका चलिए ठीक है, ये जो अकर्मता केंद्र सरकार ने दिखाई है उसकी निंदा की जानी चाहिए। केंद्र सरकार को इसमें अब इस जिस प्रकार से वंदे भारत उड़ानें आपने चलाई थी, उसी प्रकार उड़ान चला के 3 दिन के अंदर सारे बच्चों को विड्रॉल किया जाना चाहिए वहां से। इसके साथ ही हमारे लगभग 1,28,000 और नागरिक फंसे हुए हैं, उनको भी वापस लाया जाना चाहिए। स्थितियां जब भयावह हो जाएगी तब हाथ मलने से क्या होगा? ठीक है, आपके संसदीय शंकर जी उत्तर देना चाहेंगे? उनकी मदद कर दिया आपने, तो कोई किला नहीं फतेह कर दिया। 20,000 बच्चों का मामला है। देखिए, मैं ऐसे प्रश्नों के जवाब इसलिए नहीं दे सकता हूं कि इनके दिमाग में राजनीति घुसी हुई है, और मैं कोई भी इस समय राजनीति का जवाब देना नहीं चाहता हूं। राजनीति का प्लेटफॉर्म हो तो मैं एक एक चीज का जवाब दूंगा। अब भी ये संवेदनशील मुद्दा है और ये पूरे मुद्दे को राजनीतिकरण कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इनकी सोच पे तरस आता है मुझे। मैं इसका कोई जवाब नहीं दूंगा। चलिए, हमारे साथ में एक छात्र मौजूद हैं, अरुणव, जिससे सबसे पहले मैंने बातचीत की थी। अरुणव, आप पूरे पैनल को सुन पा रहे होंगे। एक पेरेंट हैं जो बहुत ही चिंतित हैं और एक पेरेंट हैं जो ये भी कहते हैं आप ही की तरह वो राय रखते हैं कि नहीं, ठीक है, स्थितियों के ऊपर नजर रखना जरूरी है और हमेशा हर चीज के लिए तैयार रहना जरूरी है। स्टूडेंट्स वहाँ क्या चाहते हैं, एक्चुअली स्टूडेंट्स की मंशा क्या है? मतलब वहाँ जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, उनको सब चीज़ें पता हैं, अपने पेरेंट्स की हालत, अपने देश जहाँ पे वो अभी इस समय रह रहे हैं वहाँ की स्थितियाँ, और साथ ही साथ अगर वापसी करनी पड़ती है तो एज ए स्टूडेंट उन्हें क्या क्या चैलेंजेस होंगे, उनकी बात भी। क्या जो ना लौटने का निर्णय है उसमें स्टडी के साथ साथ एयर फेयर ये एक फैक्टर है? हाँ सर, एक्चुअली ये एक बड़ा फैक्टर है कि अभी फेयर आसपास के दिनों में बहुत ज्यादा है, बहुत हाई है, और ऊपर से हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो भी अभी ऑनलाइन चल रही थी कुछ दिनों से, क्योंकि रेड जोन हो रखा था कोविड के कारण। पर अभी ऑफलाइन होने की बातें हो रही है, जिससे हमारे यूनिवर्सिटी के लोगों ने कांटेक्ट किया है एक्चुअली एम्बेसी से ऑनलाइन कराने के बारे में, और मुझे लगता है कि डिस्कशंस चल रही हैं उस पे। तो एक बार उस पे एक डेफिनेट आंसर हमको मिल जाता है कि ऑनलाइन क्लासेस ही होंगी, और फेयर अगर एक नॉमिनल प्राइस हो जाता है तो जरूर हम लोग फ्लाइट बुक करेंगे और इंडिया जाना चाहेंगे, क्योंकि मैं ये पॉइंट भी समझता हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा डर रहे होंगे, इसीलिए एक बार वो मुझे लगता है देखना चाहेंगे हमको इंडिया में। इसीलिए अगर फेयर नॉर्मल हो और ऑनलाइन क्लासेस की अश्योरिटी हो तो हम लोग आना पसंद करें। क्या ऐसे में यूनिवर्सिटी की तरफ से, क्योंकि यूनिवर्सिटी का भी आप स्टूडेंट की तरफ एक अप्रोच होता है और एक दायित्व बनता है, अगर स्टूडेंट सुरक्षित रहेंगे, उनके बैच सेफ्टी से रहेंगे, तभी वो अगले बैचेस को विदेश से आमंत्रित कर पाएंगे अपने यहाँ पढ़ने के लिए। उनकी भी जिम्मेदारी बनती। क्या वो अपनी जिम्मेदारी को समझ पा रहे हैं हालात को भांप कर? हमारी यूनिवर्सिटीज का तो यही कहना है कि अभी कोई बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है, तो हम ऑफलाइन क्लासेस ही कराने का कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे यूनिवर्सिटीज के तरफ से तो वैसा कोई मतलब दिख नहीं रहा कि ये लोग ऑनलाइन क्लासेस कराएंगे या इवैक्यूएट कराएंगे। उनको तो ऑफलाइन क्लासेस ही अभी ज्यादा सही लग रहा है ऑप्शन। चलिए, एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ में 2 पेरेंट्स हैं, उनसे भी जानेंगे, क्योंकि एक बात ये, जैसे स्टूडेंट कह रहे हैं कि एयर फेयर और उसका अचानक से बढ़ जाना, फ्लाइट्स का घटना, ये भी एक फैक्टर है कि छात्र ये बातें कह रहे हैं, उस पर सारे लोगों की राय जानेंगे। तो रूस यूक्रेन के तनाव के बीच में जो परिस्थितियां, इसमें भारतीय छात्रों की वतन वापसी हो, सुरक्षित वापसी हो, उसको लेकर कई पेरेंट्स की मांग है। कुछ छात्रों के वीडियोज हैं, लेकिन जो छात्र अभी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अरुणा, वो कहते हैं कि स्थितियां इतनी खराब नहीं है। यूनिवर्सिटीज कह रही हैं कि अभी आप ऑफलाइन पढ़ाई करिए, सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं, सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि एयरलाइन से विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रयास सतत जारी है। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ये प्रयास करने में थोड़ी और तेजी लानी चाहिए और फौरन छात्रों को वापस बुलाना चाहिए। अब तक इस चर्चा में ये सारे बिंदु निकले। डॉक्टर अखिलेश राव साहब हैं। डॉक्टर राव, आप भी एक जिम्मेदार पेरेंट हैं और एक नागरिक भी हैं, अच्छी तरह समझते हैं मिडिल क्लास परिस्थिति के बच्चे अगर बाहर जाते हैं, अचानक से एयर फेयर अगर 3-4 गुना बढ़ जाए तो क्या हालात होते हैं, कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है। ये जो
इस समय के हालात हैं, इस समय आप एज ए पेरेंट क्या चाहते हैं? फ्री में वापसी होना चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए, या तुरंत वापसी के लिए सरकारी स्तर पर ही प्रयास होना चाहिए? पेरेंट के नाते बताएं। आपने जो कहा कि मध्यम वर्गीय परिवार अपनी पूरी पूंजी लगाकर अपने बच्चों को अध्ययन के लिए बाहर पहुंचाता है, ये बिल्कुल सही है कि यदि फ्लाइट के रेट यदि 2-3 गुना हुए हैं तो इससे हम कहीं ना कहीं आहत हैं। और रही दूसरी बात ये कि हम वहाँ से लाना चाहते नहीं लाना चाहते, तो भारतीय दूतावास हमारे छात्र, हमारे जो बच्चे हैं उनके लगातार संपर्क में हैं और वो उनको सहयोग भी कर रहा है। पर हमारे बच्चे, जब मेरी बात हुई अपने बेटे से, और जैसा ये बालक कभी अर्णव बता रहा है कि इन बच्चों के 4-4.5 साल हो चुके हैं, ऐसी स्थिति में यदि मनीष शुक्ला जी मेरे साथ बैठे, उन्होंने कहा कि सरकार को एकदम लाना चाहिए, तो हम भी इस पक्ष में नहीं कि एकदम लाना चाहिए। जब मेरा बच्चा 9 सेमेस्टर हो चुके हैं उसके अध्ययन के, और 3 सेमेस्टर के लिए यदि वहाँ की यूनिवर्सिटी हमें क्लियरिफिकेशन नहीं दे रही है, यदि आपके बच्चे आते हैं तो हम आपको बैकअप देंगे, आपको पढ़ाई कवर कराएंगे। वहाँ पे तो वहाँ की जो स्थितियाँ हैं वहाँ की यूनिवर्सिटी की, यदि बच्चा एक दिन नहीं जाए तो पेनल्टी होती है। यदि मेरा बेटा यहाँ आता है, 15 दिन रहता है और वापस बुलाया जाता है, तो 15 दिन की जो पेनल्टी है बहुत ज़्यादा होती है, और मेरे बच्चे को मानसिक कष्ट होगा, शारीरिक कष्ट भी होगा। तो सरकार और जनप्रतिनिधि लगातार हमें सहयोग कर रहे हैं, हम उनका अभिवादन करते हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं। तो हम, मेरे बेटे से भी यही, उसका भी यही कहना है कि पापा मैं आ जाता हूँ, पर मेरी जो 4.5 साल की पढ़ाई है, यदि वहाँ की एम्बेसी यूक्रेन की और वहाँ की यूनिवर्सिटी यदि हमें हरी झंडी दिखाती है कि हम आपको सहयोग करेंगे, जिस प्रकार की कोरोना के तहत जब बच्चे आए थे तो उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस करती थी, किंतु हाँ वर्तमान समय में क्या हो रहा है, वर्तमान समय में वहाँ की जो वो है अपने क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी, वो क्लियर करे कि पहले जैसे ऑनलाइन करा लेंगे क्लास। ठीक है, तो कुल मिलाकर यूनिवर्सिटी के ऊपर थोड़ी परिस्थितियां निर्भर करेंगी। मिश्रा साहब, आप क्या चाहते हैं? एक पेरेंट के नाते आपकी चाहत क्या है यहाँ प्रदेश की सरकार से भी, देश की सरकार से भी, क्योंकि सबका एक कलेक्टिव सहयोग लगेगा। इसमें नियम है, इसमें विदेश मंत्रालय है, इसमें सचिवालय है, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। सीधे तौर पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जी, वो सर एक चीज है, मैं डॉक्टर राव साहब के बात से सहमत हूँ, पर एक चीज तो निश्चित है सर कि अगर किसी व्यक्ति को मैंने अगर ऑनलाइन क्लास में हो, फिर ऑफलाइन में बुला करके अगर वो यूनिवर्सिटी बोलती है, कॉलेज प्रशासन बोलती है कि हम उसको बैकअप देंगे, वो करवा देंगे, तो उतने दिनों में ही अगर वो करवा देगी तो एक दिन का खाना, तो 5 दिन का खाना को एक ही दिन में अगर खिलाया जाए किसी को तो संभव नहीं है सर, वो खा नहीं सकता। वैसे ही अध्ययन वाला भी चीज है सर, और ये ऑनलाइन भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये 10th 12th और ग्रेजुएशन का कोर्स नहीं है सर। इसमें तो आपको एक्सपीरियंस और इसमें वो का जरूरत है सर, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों। तो इसमें क्या है सर, सारा चीज को जो भारत सरकार है वो उन लोगों से अपना तालमेल बना करके, सारा चीज को सामंजस्य बना करके, वहाँ के स्थिति का जायजा ले करके, बच्चों से सहमत होकर के, जो वहाँ पर ठीक है वो कोई बात नहीं, जो वहाँ पर एकदम युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं और वहाँ पर उनका अगर वो है तो उनको लाने का पूरा प्रयास किया जाना चाहिए। निश्चित तौर से भारत सरकार के द्वारा कुछ मैंने इस पर थोड़ा सा विलम्ब हुआ है सर, थोड़ा सा क्या, बहुत ज्यादा, हम तो बहुत ज्यादा पैनिक थे, और जैसे अमेरिका बता दी थी कि दूसरे दिन सवेरे सूर्योदय से पहले वार हो जाएगा, तो हम रात भर नहीं सोचते सर। तो मैं चाहता हूं सर कि मैंने अपने बच्चे को वापस लाया जाए। अगर वहां का स्थिति क्या है कि जब युद्ध होता है तो आपको एकदम से ये समय नहीं मिल पाएगा कि हम उसको वापस लाएं, देखते रहें। और युद्ध पहले जैसे नहीं है कि राजा महाराजा लाव लश्कर लेकर के एक राज्य से दूसरे राज्य में जा करके वहां युद्ध कर रहे हैं। वो तो वहीं पर बैठ करके परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेगा सर। और उससे क्या है कि वहां तो आसपास के लोग जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन पूरे और एरिया में जो है उसका प्रदूषण, उसके वो से सांस लेने में, पानी में, खाने में, पीने में, युद्ध का माहौल में आपको आर्थिक की सारी परेशानियां होगी सर। इस चीज को अपने को समझना है। क्या अगर मान लीजिए 2 दिन युद्ध हो जाएगा और तीसरे दिन बंद हो जाएगा तो क्या चौथे दिन से पूरा सामान्य हो जाएगी स्थिति? कभी नहीं। मैं जानता हूं सर इस चीज को, मैं समझ सकता हूं कि कैसे हालात बने। डॉक्टर राव, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बात पर?
मनी मिश्रा जी के पिता मन को मैं प्रणाम करता हूं और मैं आपकी बातों से सहमत भी हूं, पर मेरा कहने का तात्पर्य केवल ये था कि हमारी सरकार और हमारी एम्बेसी, हमारे जनप्रतिनिधि लगातार बच्चों के संपर्क में हैं और मुझे तो यहाँ तक कहा गया, माननीय लालवानी जी ने और तुलसी सिलावट जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने ये कहा मुझे कि हम ऐसी स्थिति में ऑपरेशन करने को तैयार, जिस प्रकार के वंदे मातरम के तहत हमने दूसरे देशों से अपने नागरिकों को लाए थे, तो ये तो हमारे देश के भविष्य हैं, ये हमारे देश की धरोहर है, ये हमारे देश की पूंजी है, इसकी सुरक्षा और इसके सुरक्षित भविष्य की कल्पना और भावना रखना ये सरकार का दायित्व है। तो सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और मैं भी बिल्कुल प्रतिबद्ध हूँ और माननीय मिश्रा जी जो कह रहे हैं उससे भी सहमत हूँ। बस ये है कि हमारे बच्चे मुहाने पर हैं। सर आपके चैनल के माध्यम से मैं इस बात को बताना चाहता हूँ सर कि मैं जो राजदूत हैं, भारतीय राजदूत जो वहां पर हैं यूक्रेन में, मैं उनसे व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भेजा सर। तो वो मैसेज जब सीन नहीं हुआ तो मैंने वो उनको ऑनलाइन देखा तो उसमें मैं उनको कॉल किया, वॉइस कॉल किया सर। वो कॉल को काट दिए सर और उसके बाद मैं सोचा कि इतने बड़े लोग हैं, हो सकता है उनके पास कई कॉल आते होंगे और मैं उनको लिखा कि मैं इंडियन हूँ, मेरे बच्चे वहां पर अध्ययनरत हैं, MBBS में है, नाम फलाना है, फलाने जगह है, लेकिन उन्होंने फिर सीन किया पर मेरे को रिप्लाई नहीं मिला। अब बताइए मैं कैसे धैर्य रख पाऊंगा? कल को अगर युद्ध की स्थिति बनी और आज हम इतने दूर हैं वो युद्ध से और उसके बाद वो हमको कोई रिप्लाई नहीं मिला, मैं गूगल से लेकर के उसको सर्च करके उसमें किया, उसमें लिखा था अर्जेंट नंबर। उसके बाद में माननीय हमारे छत्तीसगढ़ के महाराजा साहब PS सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री, उनसे मैं चर्चा किया सर, तो उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया कि मैं दूसरे प्रदेश में हूँ मिश्रा जी, और मैं इस पर जो भी बन सकता है एम्बेसी से मैं बात करके और जो भी होगा वतन वापसी का पूरा प्रयास करूंगा। तो मैं उनको सहृदय धन्यवाद भी दिया। ठीक है सुशील जी, आप सबको सुन रहे होंगे। फाइनली छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से हम किस तरह का प्रयास करेंगे या क्या प्रयास हम कर रहे हैं, कुछ आप कहना चाहते हैं इस मंच से उन पेरेंट्स को जो देख रहे हैं इस कार्यक्रम को बड़े गौर से? बिल्कुल निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ सरकार इन अभिभावकों के साथ है। मुख्यमंत्री जी ने खुद विदेश मंत्रालय से बात किया है, फॉरेन एम्बेसी से बात की है और इन बच्चों को सुरक्षित लाया जाना चाहिए। और मेरा आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह है कि हवाबाजी बंद करके इसके लिए ठोस प्रयास हो। ठीक है, राव जी जैसे जो पेरेंट्स नहीं चाहते उनके बच्चे आए, निश्चित तौर पर उनसे लिखवा लिया जाए, उनके बच्चे वहीं रहे। लेकिन मिश्रा जी जैसे तमाम जो 18,000 20,000 पेरेंट्स जो चाहते हैं उनके बच्चे वापस, अभी देखिए अर्नव जी ने जो बालक अर्नव था विद्यार्थी, उस शुरुआत में क्या बोला, उसकी व्यथा इसी से समझ आती है, वो भी आना चाहता है। लेकिन दिक्कत यह है कि जो 3 गुना 4 गुना फेयर हो गया वो कैसे अफेक्ट होगा? ठीक है, लेकिन सुशील जी, बच्चों को लाया जाए। सुशील जी, इस समय भारत के जैसे उड़ाने चालू इस समय एकदम कलेक्टिव प्रयास की जरूरत है, क्योंकि पेरेंट्स भी बच्चे भी इस पूरे अभियान को और इस पूरे कार्यक्रम को गौर से देख रहे हैं। कोई निराश ना और एक कलेक्टिव प्रयास करें। लालवानी साहब, एक अंतिम बात, निश्चित क्या आपकी तरफ से पेरेंट्स को, बच्चों को मैसेज है, क्योंकि कार्यक्रम बच्चे भी देखेंगे? नहीं, देखिए मेरी बच्चों से, कई बच्चों से बात हुई है। हमारे छत्तीसगढ़ के जो नेता हैं उनकी तो किसी से बात हुई नहीं होगी। छत्तीसगढ़ के जो मिश्रा जी, उन्होंने अपना दर्द बताया कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को फोन किया तो उन्होंने कहा मैं यूपी के चुनाव में हूं। तो ये तो उनको सोचना चाहिए, जिस प्रकार की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उन्होंने अपना फोन, उनको इतनी मदद भी नहीं करी हमारे इंदौर में, या मुझे लगा तो मैं सीधे दिल्ली जाके बात करता। उन्होंने भी बताया, उन्होंने भी बताया कि एम्बेसी में जो कंट्रोल रूम आप खुलवाए हो, उस कंट्रोल रूम में फोन नहीं उठाया गया। छात्रों ने कहा, कम से कम इन बच्चों के मामले में मोदी की चाटुकारिता बंद करिए आप। हाँ, उसका भी जवाब दे रहा हूँ, उसका भी जवाब दे रहा हूँ, उसका भी जवाब दे रहा हूँ, उसका भी जवाब दे रहा हूँ। आज सुनो सही, अरे उसका भी जवाब दे रहा हूँ, अरे उसका भी जवाब दे रहा हूँ। आप सुनो तो सही, उसका भी जवाब दे रहा हूँ। आप पूरा विषय तो सुनो, आप पूरा विषय सुनो। अरे आप उसका सुनो सही, आपके मंत्री तो बात करने को तैयार नहीं है। आपके मंत्री ने तो मिश्रा जी को बोला मैं यूपी में हूँ, आपके मंत्री ने तो बोला यूपी में हूँ। मेरा बात का जवाब एक, मैं सब बात का जवाब देने तैयार हूँ। आप सुनो, आपके मंत्री ने तो कहा मैं यूपी में हूँ। चलिए, व्यवस्था किसी स्तर पर आदरणीय शंकर जी और आदरणीय सुनील जी, आपको तमाम लोग, और सबसे बड़ी बात मैं याद दिला रहा हूं, बच्चे सुन रहे हैं,
इस समय वो चाहते हैं कि उन्हें रिलैक्स करने की बातें और उनके लिए व्यवस्थाओं की बातें दुरुस्त की जाएं। अगर कोई फोन किसी भी स्तर पर नहीं उठ रहा है, किसी भी स्तर पर, तो शायद पहली प्रायोरिटी इन बच्चों को देने का वक्त है, क्योंकि अगर ये घबराकर फोन करेंगे तो घरों में क्या हालात हैं हम पहले दिखा चुके हैं। एक कलेक्टिव प्रयास हो, बच्चे सुरक्षित वापस आए। और हमारे साथ जो अर्णव है, हेड्स ऑफ टू अर्णव, आपको और आपके तमाम साथियों को, आपके साथ में लोग बने रहेंगे और लोग आपकी मदद करेंगे। इस बात को सुनिश्चित करना मीडिया के हिस्से के नाते हम लोगों का भी दायित्व है। कोशिश हमारी इस कार्यक्रम के जरिए यही थी कि आपकी आवाज, पेरेंट्स की आवाज सही मंच तक पहुंचे। बहुत धन्यवाद आप सबका अपना समय देकर इस चर्चा में आने के लिए। नमस्कार।